द्रव के वाष्प घनत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ये किस तरह से उत्पन्न होते हैं और ये या इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होंगे, क्योंकि आगे का चैप्टर इसमें ये वेपर प्रेशर ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये देखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोग कोई लिक्विड ले लेते हैं और ये मान लो ये कोई लिक्विड है। मान लीजिए लिक्विड का के जगह ये हमारा क्या होता है, मोस्ट कॉमन लिक्विड H2O हो गए। अब ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करेंगे तो इसके सरफेस एरिया पर जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके कॉलिजन के फलस्वरूप इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये लिक्विड के सतह को छोड़ देंगे और इसके ऊपर क्या होंगे, ये एकत्रित हो जाते हैं। तो ये हमारा लिक्विड फेज होगा और ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा क्या होगा, गैसियस फेज हो जाएंगे, या ये कहो कि गैसियस मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब ये गैसियस मॉलिक्यूल ये क्या करेंगे, पुनः लिक्विड में परिवर्तित हो सकते हैं और लिक्विड से गैसीय मॉलिक्यूल जो होंगे ये क्या होंगे, पुनः इस क्षेत्र में या गैसियस मॉलिक्यूल के पास जा सकते हैं। इस तरह से लिक्विड के गैसीय मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है या साम्य स्थापित हो जाता है और इस समय ये लिक्विड पर जो दाब उत्पन्न होता है किसके कारण, इस गैसीय मॉलिक्यूल के कारण, तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहेंगे। और इस स्थिति में ये जरूरी है कि तापमान हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसको ये कह सकते हैं कि किसी ताप पर द्रव तथा वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यानी यदि मान लो तापक्रम निश्चित है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया वाष्प या गैस और ये हो गया द्रव, इसके बीच यदि साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाए तो इस गैस के अणु के द्वारा इस द्रव पर जो दाब उत्पन्न किया जाएगा उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, वेपर प्रेशर। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is the pressure, vapor pressure of liquid is the pressure exerted by the vapor in equilibrium with the liquid at a particular temperature, और इसको हम लोग नाम देंगे क्या, वेपर प्रेशर कहेंगे। अब देखो वेपर प्रेशर में ये जो गैसीय फेज है या गैसीय मॉलिक्यूल है तथा लिक्विड मॉलिक्यूल, इसके बीच इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर जा रहा है और इस इक्विलिब्रियम में जो इसके द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, वेपर प्रेशर। तो लिक्विड से अगर हम गैस में कन्वर्सन करते हैं तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, ये नाम देते हैं वेपोराइजेशन या फिर कहेंगे क्या, वाष्पीकरण। और जब गैस ठंडा होकर लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, ये नाम देते हो कंडेंसेशन या फिर इसको संघनन कहेंगे। तो
तो जब इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ वेपोराइजेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम जब ये साम्यावस्था में होगा तो ये हो जाएगा क्या, रेट ऑफ वेपोराइजेशन ये बराबर किसके हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा। तो जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होंगे, यानी जिस दर से लिक्विड से गैसीय मॉलिक्यूल अलग होंगे, ठीक उसी दर से गैसीय मॉलिक्यूल कंडेंस होकर लिक्विड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। नतीजा ये होगा कि गैसीय मॉलिक्यूल की संख्या भी बराबर होगी और लिक्विड के मॉलिक्यूल की संख्या भी बराबर होगी। तो इस स्थिति में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होंगे, ये कांस्टेंट होंगे या नियत होंगे। तो ये कह सकते हो कि एट दिस स्टेज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ये क्या होगा, इज कांस्टेंट। अगर मान लो टेम्परेचर हमारा पार्टिकुलर कांस्टेंट होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, ये कांस्टेंट होंगे। अब इस इक्विलिब्रियम को देखो हम इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका लिक्विड, इसको हम लोग क्या किए, गर्म किए या एनर्जी मान लो क्यू एनर्जी दिए। जब ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा वेपर का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो बैक लेफ्ट टू राइट चलते हो, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन चलते हैं तो इसको नाम देते थे क्या, ये नाम देते हैं वेपोराइजेशन। और बैकवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलोगे तो ये हो जाएगा क्या, कंडेंसेशन। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट होता था लिक्विड पर किसके कारण होता था, गैसीय मॉलिक्यूल के कारण। तो अब अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि किस कंडीशन में इस वेपर फेज का कंसंट्रेशन अधिक होता है या गैसीय मॉलिक्यूल की संख्या अधिक होगी। जो भी कारण गैसीय मॉलिक्यूल की संख्या को बढ़ा दे, या दूसरे तरफ कह सकते हो रेट ऑफ वेपोराइजेशन को बढ़ा दे, वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ठीक इसका उल्टा जो वेपर फेज के कंसंट्रेशन को कम कर दे या रेट ऑफ कंडेंसेशन को बढ़ा दे, वो क्या करेगा, ये वेपर प्रेशर को कम करेगा। तो जब हम फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर या कौन कौन से कारक वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं, तो इसके लिए हम सिर्फ यही चीज देखेंगे कि जो फैक्टर वेपर फेज के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे या रेट ऑफ वेपोराइजेशन को बढ़ा दे, वो वेपर प्रेशर के मान को बढ़ा देगा। और ठीक इसका उल्टा जो वेपर फेज के कंसंट्रेशन को कम कर दे या रेट ऑफ कंडेंसेशन को क्या कर दे, ये बढ़ा दे, वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर को कम कर देगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से कारक वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके फैक्टर को हम लोग देखते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ये अब हम लोग नेक्स्ट ये टॉपिक देखते हैं, ये होगा फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ये देखते हैं कौन कौन से कारक वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेंगे। तो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते थे कि ये कर लो कि ई रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर क्या होगा, ये क्या होंगे, इंक्रीजेस। ये हम देखेंगे, इसी पर लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर होता है जिसको नाम देते हो टेम्परेचर। अब यह है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है,
कम होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये सीधा आता है टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। और दूसरा ये होगा कि अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर डिक्रीजेस, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर जो होंगे ये भी क्या होंगे, ये डिक्रीज करेंगे। अब तो इसका कारण क्या होता है, क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर का मान बढ़ेगा और क्यों टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर का मान कम होगा। ये हमारा की वर्ड है या ये कहो की जो होंगे ये सेंटेंस है कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन अधिक होगा, वेपर प्रेशर का मान अधिक होगा। देखो हमने ये लिखा था कि देखिए लिक्विड प्लस क्यू ये मिलकर बना था क्या, गैस, या फिर इसको कहो क्या, ये कहते हैं वेपर। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा क्या था, ये था देखिए वेपोराइजेशन, और बैकवर्ड रिएक्शन हमारा क्या था, ये हमने कहा था कंडेंसेशन। अब देखो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पर क्या कर सकते हो, लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल कर देते हैं। देखो ये कर देते हैं अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, तो ये होगा K बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वेपर अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड इनटू Q एट हाई टेम्परेचर। देखो अब टेम्परेचर को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Q का मान क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। K हमारा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके वैल्यू क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिन्यूमरेटर का मान बढ़ता है, प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट होगा, तो ये क्या होना है, न्यूमरेटर का मान बढ़ेगा। तो न्यूमरेटर का मान क्या बढ़ना, क्या इंडिकेट करेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेपर फेज ऑफ सॉल्वेंट जो होंगे ये इंक्रीज करेंगे। तो जब वेपर प्रेशर या वेपर फेज इंक्रीज करेगा तो बट नेचुरल है कि वेपर प्रेशर क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर किसके कारण होता है, यही गैसीय मॉलिक्यूल के कारण होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये जो होंगे ये क्या होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करेंगे। और फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो गए, इंक्रीजेस। और इस कारण वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा। और इसलिए वेपर प्रेशर क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। और यही अगर आप टेम्परेचर को कम कर देते हो तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज कर जाएगा, या इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, किस तरह, बैकवर्ड डायरेक्शन के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और वेपर प्रेशर का मान क्या होगा, ये घटेगा। तो सीधा कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो किसी भी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का मान बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर को कम करोगे तो किसी भी सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर का मान क्या होगा, ये कम होगा। तो ये तो हमको ये इंडिकेट कर दिया कि चलिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर का मान बढ़ेगा, या टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर का मान कम होगा। लेकिन इसका क्वांटिटेटिवली एक रिलेशन, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लॉसियस एंड क्लैपेरॉन, इन दोनों ने मिलकर एक इक्वेशन दिया, और इस इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। और ये क्या करेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, इसको क्या करेगा, क्वांटिटेटिवली रिलेट करेगा, और इस इक्वेशन को नाम देते हैं क्या, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो ये हो जाएगा, ये कह सकते हो क्वांटिटेटिवली इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is given by Clausius Clapeyron इक्वेशन। ये हम कैलकुलेट करेंगे किससे? क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन से। ये होता है log P2 by P1 बराबर ये होगा डेल H वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R 2.303 R ये होगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये होता है हमारा क्या? क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। जहां देखिए P1 एंड P2 ये इंडिकेट करेगा किसको? वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 एंड T2। यानी T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्या होगा? T1 और T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्या होगा? ये हमारा T2। और डेल H वेपोराइजेशन ये बताता है किसको? इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन को बताएगा। ये बताएगा इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन को बताएगा। ये बताएगा इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। और आर के बारे में तो जानते ही हैं, ये बताता है क्या? मोलर गैस कांस्टेंट को बताएगा। और इस तरह से हम टेम्परेचर के चेंज के साथ वेपर प्रेशर में क्या चेंज होता है इस इक्वेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस पर पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब कि अगर मान लीजिए एक टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर का मान दिया हो तो हम दूसरे टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं? क्वेश्चन ये है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CCl4 at 77 degrees C and its heat of vaporization is 31 kilojoule मोल इनवर्स। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 at 25 डिग्री C। क्वेश्चन ये कहता है कि सॉल्वेंट की जगह पर हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये कहता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री C और हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है? 31 किलोजूल पर मोल। तो ये कहता है कि बताइए 25 डिग्री C पर कार्बन टेट्राक्लोराइड के वेपर प्रेशर का मान क्या होगा? तो देखो सबसे पहले ये हमारा T1 ले लेते हैं। ये टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री C। ये होगा 25 प्लस 273 ये हो जाएगा आपका 298 केल्विन। दूसरा टेम्परेचर है ये हमारा क्या है? 77 डिग्री C। तो 77 प्लस 273 ये हो जाएगा 350 केल्विन। ठीक। अब देखिए ये कहता है T1 पर वेपर प्रेशर का मान ज्ञात करना है और T2 एक चीज यहां दे रहा है कि देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट CCl4 का कितना है? 77 डिग्री C है। तो याद कीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कहते क्या है? कि बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग ये कहते हैं कि वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और गैसीय फेज ये क्या हो? इक्विलिब्रियम में आ जाए। यानी इस लिक्विड से
सराउंडिंग में जाने लगे। अब इस कंटेनर का मुंह खुला है तो इस पर प्रेशर कितना वर्क करता है? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर वर्क करता है। अब जब हम इसको गर्म करना शुरू किए, मान लो हमारा ये लिक्विड क्या है? H2O है। तो जैसे ही तापमान हमारा 100 डिग्री सी होगा, वैसे ही देखोगे क्या कि इस लिक्विड से गैसीय मॉलिक्यूल क्या होंगे? ये बाहर निकलने लगेंगे। सराउंडिंग का प्रेशर क्या होगा हमारा? 1 एटमॉस्फेयर होगा। अगर मान लीजिए टेम्परेचर हमारा 100 से कम होता है तो उस स्थिति में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते हैं? अधिक होते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा? कम होगा। तो लिक्विड से कोई गैसीय मॉलिक्यूल क्या होंगे? ये बाहर नहीं जाते। लेकिन जैसे ही ये 100 डिग्री सी पर जाओगे, वैसे ही क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड दोनों बराबर हो जाएंगे और लिक्विड से गैसीय मॉलिक्यूल क्या होंगे? सराउंडिंग में जाने लगेंगे। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एक वायुमंडल। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी लिक्विड हो, बॉइलिंग पॉइंट पर इसके वेपर प्रेशर का मान क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर होगा। अब देखिए ये दिया हुआ है डेल एच वेपोराइजेशन, ये है 31 किलो जूल मोल इनवर्स। इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो 31 × 10⁻³ जूल मोल इनवर्स। और R का मान जानते हो 8.314, ये होगा जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पे सारा मान रख दो। ये होता है log P2/P1 बराबर, ये होगा डेल एच वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R T2 - T1 अपॉन T1 T2। अब मान रखिए ये हो गया log P2 का मान हो गया 1 अपॉन P1। देखिए डेल एच वेपोराइजेशन हो जाएगा 31 × 10⁻³ अपॉन 2.303। R का मान हो गया 8.314। T2 हो जाएगा कितना? 350 - 298 अपॉन 350 × 298। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा log 1/P1 इक्वल टू 0.8027 और ये होगा माइनस log P1 बराबर 0.8021। अब इसका एंटी लॉग ले लो तो P1 बराबर हो जाएगा किसके? एंटी लॉग क्या हो जाएगा? माइनस लॉग नहीं, इसको ये हो जाएगा माइनस लॉग, ये हो गया log P1 1/P1 इक्वल टू 0.821। अब यहां ये करते हैं कि साइन जो होगा इसको P1 का मान log P1, अब इसका एंटी लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 1/P1 इक्वल टू ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.8021 और ये हो जाएंगे आपके P1 का मान हो जाएगा 0.1559 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, डायरेक्ट जो होगा ये लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा यानी 25 डिग्री सी पर कार्बन टेट्राक्लोराइड के वेपर प्रेशर का मान होगा 0.1559 एटमॉस्फेयर होगा। तो इस तरह से हम लोग टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के साथ रिलेशन बतला सकते हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसमें एक तरह के क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं या ये कहो कि इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ये हमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बढ़ेगा और टेम्परेचर को कम करोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कम होगा। मान लो ये कहते हैं कि
लिक्विड A has vapor pressure x atmosphere at 25 डिग्री C and vapor pressure y atmosphere at 35 degree C. What is the relation between x and y? मान लो फर्स्ट चॉइस है x इक्वल टू y, सेकेंड ये हो गया x ग्रेटर देन y, थर्ड ये हो जाए कि x लेस देन y, और फोर्थ में यहां सीधा लिख देते हैं नन ऑफ दीज, इसमें से कोई संबंध सही नहीं है। तो देखो हमने ये पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो वेपर प्रेशर का मान अधिक होगा। 25 डिग्री सी पर वेपर प्रेशर कितना था x, और 35 डिग्री सी पर क्या था y, तो इसका मतलब है कि y क्या होगा, अधिक होगा किससे, x से। तो ये क्या हो जाएगा, ये चॉइस सही होगा, y ग्रेटर देन x। कारण क्या होगा कि y जो होते हैं ये वेपर प्रेशर का मान 35 डिग्री सी पर है और ये 25 डिग्री सी पर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और दूसरा देखते हैं, फर्स्ट तो हमने ये लिखा, ये क्या होगा, टेम्परेचर। दूसरा ये लिखते हैं, ये होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो अलग अलग सॉल्वेंट होते हैं, उनकी अलग अलग जो होगी ये क्या होगी, ये प्रकृति होगी। अगर मान लो सारे सॉल्वेंट का प्रकृति समान है तो प्रत्येक या फिक्स टेम्परेचर पर सारे सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का मान समान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अलग अलग सॉल्वेंट का पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर का मान क्या होगा, ये अलग अलग होगा। तो वेपर प्रेशर कब ये होता है कि जब लिक्विड का कन्वर्सन होता है, इसमें ये कन्वर्सन होता है वेपर में। तो जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो सिर्फ इसके फेज या अवस्था में परिवर्तन होता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वेपर अगर लिक्विड अगर वेपर में परिवर्तित होगा तो सिर्फ क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीजेस। और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ये कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसको हम लोग नाम देंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो कुछ ऐसे भी सॉल्वेंट होंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो जब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इसमें मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन रिपल्सन के फोर्स जो होंगे ये क्या होंगे, ये कम होंगे और हम उनको आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, लोअर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा ये क्या हो जाए, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स जो होंगे ये क्या होंगे, ये लोअर होंगे या कम होंगे। यानी आसानी से लिक्विड जो होंगे ये क्या होंगे, ये गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ठीक इसका उल्टा, हायर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा क्या, अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये लोअर होंगे या ये कहो कि हायर होंगे, या फिर इसको कह सकते हो क्या, स्ट्रॉन्गर होंगे। लोअर या फिर इसको कह सकते हो ये वीकर होंगे। तो जब अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स अगर स्ट्रॉन्गर होंगे तो नेचुरल है कि आसानी से लिक्विड के मॉलिक्यूल गैसीय फॉर्म में परिवर्तित नहीं होंगे। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर प्रेशर का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो ये रिलेशन आ जाएगा बॉइलिंग
पॉइंट ऑफ लिक्विड ये क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वेपर प्रेशर का मान अधिक होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा वेपर प्रेशर का मान क्या होगा, कम होगा। कब, टेम्परेचर हमारा क्या हो, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल सॉल्वेंट लेते हैं, ये हो गया मिथाइल एल्कोहल, और दूसरा लेते हैं क्या, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। अब दोनों जो होंगे ये टेम्परेचर है कितना, एट 27 डिग्री सी, 27 डिग्री सी तापमान पर हमने लिया है। अब इसका मान लो बॉइलिंग पॉइंट लेते हो, तो मिथाइल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 64.7 डिग्री सी, और इथाइल एल्कोहल का होता है 78.4 डिग्री सी। इसके लिए भी टेम्परेचर देखो 27 डिग्री सी है, इसके लिए भी टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सी है। तो अगर वेपर प्रेशर का मान देखते हो तो मिथाइल एल्कोहल के लिए होता है कितना, 90 ml/Hg, और इसका ये होगा 51 ml/Hg। तो जिसके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे उसका वेपर प्रेशर का मान क्या होगा, अधिक होगा, और जिसके बॉइलिंग पॉइंट अधिक होंगे उसके वेपर प्रेशर का मान कम होगा, और टेम्परेचर हमारा क्या होना है, ये कांस्टेंट होना है। तो ये कह सकते हो कि नियत तापक्रम पर द्रव जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसके वेपर प्रेशर का मान अधिक होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा उसके वेपर प्रेशर का मान क्या होगा, ये कम होगा। और ये सारे फंक्शन या ये कहो सारे चेंज तभी एप्लीकेबल होंगे जब टेम्परेचर हमारा क्या हो, ये कांस्टेंट हो। यहां पर 27 डिग्री सी ये हमारा क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो ये दूसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करेगा। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा फैक्टर देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड ये भी वेपर प्रेशर को प्रभावित करेगा। तो तीसरा हमारा ये होगा सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट। ये भी जो होंगे ये क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं। इसका मान लो हम एक सिंपल उदाहरण लेते हैं जो हम लोग आम जीवन में या ये कहो कि घरों में भी जो होगा इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि एक कप चाय है और किसी को इसे जल्दी ठंडा करना है, तो हम क्या करते हैं कि अगर चाय कप में रहेगा तो वो आसानी से ठंडा नहीं होगा, तो उसको बड़े पात्र में डाल लेते हैं, और बड़े पात्र में डालोगे तो देखोगे चाय जो होंगे ये क्या होंगे, ये आसानी से ठंडे हो जाते हैं। तो प्रारंभ में चाय या तुम कप में रखो या फिर किसी बड़े पात्र में रखो तो दोनों का टेम्परेचर समान होता है, लेकिन कुछ समय बाद ये देखोगे कि जो पात्र बड़ा था उसका टेम्परेचर क्या होगा, अधिक तेजी से गिरता है, और जो पात्र छोटा होता है जिसका सरफेस एरिया छोटा होगा उसका तापमान क्या होगा, ये कम तेजी से बढ़ेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा वेपर प्रेशर का मान क्या होगा, ये वेपर प्रेशर का मान बढ़ेगा। तो ये होता है कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट भी कहेंगे, इंक्रीजेस रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन increases and vapor pressure of liquid will also increases। देखो इसका रिवर्स भी देखते हैं,
बाहर जाएंगे। तो प्रत्येक गैसीय मॉलिक्यूल जो होते हैं इनकी कुछ न कुछ एनर्जी होगी और वो एनर्जी लिक्विड से अधिक होगा। तो जब गैसीय मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस को छोड़ेंगे तो गैसीय मॉलिक्यूल अपने साथ क्या होगा, एनर्जी लेकर जाएंगे। तो रिमेनिंग लिक्विड का एनर्जी क्या या टेम्परेचर क्या होगा, ये कमने लगेगा। तो ये भी इंडिकेशन होता है कि अगर मान लो लिक्विड का टेम्परेचर कम होता है तो भी ये इंडिकेट करेगा क्या, रेट ऑफ वेपोराइजेशन अधिक होगा, या फिर ये कहोगे कि वेपर प्रेशर का मान अधिक होगा। इसका हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये पाया जाता है कि वेपर प्रेशर और, या इसे लिखो, इफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, देखो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वैसे सॉल्यूट को कहते हैं जो आसानी से गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो, या ये कहो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो। इफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट dissolves in solvent, vapor pressure of solution is always lower than vapor pressure of solvent। ये पाया गया कि यदि सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालें, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कर रहे हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो या आसानी से गैसीय फॉर्म में नहीं हो, तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलेगा तो ये बन जाएगा क्या, सॉल्यूशन। तो ये पाया गया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मान कम होता है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का मान अधिक होता है। ऐसा क्यों होगा? तो देखो यहां पर यही कारक क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। मान लो ये हमारा क्या है, ये सॉल्वेंट है, ठीक। तो जब ये सॉल्वेंट है तो इसमें सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल होंगे। तो ये जो सॉल्वेंट का सतह है इस पर भी ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होंगे। ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये डाल देते हैं क्या, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं। तो देखो ये हो गया सॉल्वेंट। अब डालोगे सॉल्यूट तो ये बन गया क्या, सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या था कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सॉल्यूशन में समान होंगे। तो इसके सरफेस एरिया पर भी यहां क्या होगा, कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे, तो साथ साथ जो होगा ये क्या होगा, कुछ सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल होंगे। देखो जिसको हम ब्लैक कर दे रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हो गए। अब ये जो ब्लैक किए ये हमारा क्या होगा, ये हो गया सॉल्यूट मॉलिक्यूल हो गए। अब देखो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो थे ये हमारे नॉन वोलाटाइल थे, ये गैसीय फॉर्म में नहीं आएंगे। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल की उपस्थिति के कारण सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम हो जाता है और इस कारण सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का मान सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का मान अधिक होगा। कारण क्या देते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ solute molecules surface area of solvent molecules decreases, so vapor pressure of solution is always lower than vapor pressure of solvent। और ये कारण होता है कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का मान सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के मान से
कम होता है। इसका एक और भी कॉमन एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लो स्थिति यह है कि आप कहीं किसी होटल में गए, वहां आप जो होंगे, आप और आपके साथ कोई अन्य जो होंगे ये व्यक्ति हैं। अगर आपको चाय आपने उस होटल में मंगवाई और उसी समय आपके साथ के जो व्यक्ति थे वो कहीं चले गए, अब आपको उनके लिए चाय को गर्म रखना है या इंतजार करना है कि जब तक वो आए तब तक चाय क्या हो, अधिक गर्म रहे। तो क्या आप कीजिएगा कि चाय में चीनी डालकर रखिएगा या फिर चाय जो होगा ये बिना चीनी के रखिएगा। तो इसके लिए ये होता है कि अगर देखो हम चाय में चीनी डाल दें तो उस समय चीनी जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये सॉल्यूट हो जाएंगे, और चीनी हमारा क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। तो अब चीनी डाल देने से ये होगा कि सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कम हो जाएगा और चाय जो होंगे ये क्या होंगे, ये अधिक देर तक गर्म रहेंगे क्योंकि रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाता है। तो अगर चाय को अधिक देर तक गर्म रखना है तो उसमें चीनी डालकर जो होगा ये इंतजार करेंगे कि चीनी डालकर जो होगा ये रखने पर चाय अधिक देर तक गर्म रहेगा। और अगर बिना चीनी का रखोगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं इनका सरफेस एरिया अधिक होगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन अधिक होने के कारण ये क्या होंगे, ये रेट ऑफ वेपोराइजेशन अधिक होने के कारण चाय अधिक जल्दी या आसानी से ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ फैक्टर रहेगा वेपर प्रेशर का। ऐसा भी होता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी कारण के लिए सिर्फ एक ही कारण एप्लीकेबल होते हैं, और भी कारण एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मान लो इसी में अगर कोई दूसरा कारण हो और वो दूसरा कारण ऐसा हो जो पहले पर डोमिनेट कर जाए, जैसे मान लो हम चीनी मिलाते हैं, चीनी को क्या करते हैं C12H22O11, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं C12H2O11। तो प्रत्येक चीनी के जो मॉलिक्यूल होते हैं इसमें 11 मॉलिक्यूल 11 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जल के रहते हैं। तो जैसे ही तुम चीनी डालोगे ये जल के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अचानक उसके टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन टेम्परेचर को कम करेगा, लेकिन चाय जो होगा ये अधिक देर तक गर्म रहेगा। तो ये आपका हो गया वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।